नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 6 का 13वां अध्याय है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। तो छोटे छोटे 5-10 प्रश्न बनते हैं इस पाठ में से, उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बालक समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति है। बालक समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति है। उसके विकास से यह है केवल उसका, बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। यानी बालक के विकास से न केवल उसका, बल्कि पूरे परिवार और समाज और राष्ट्र का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उनकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। यानी बालक की का कैसा व्यवहार है, बालक को शिक्षा कैसी मिल रही है, बालक का स्वास्थ्य कैसा है, उन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तभी बालक का व्यक्तित्व का विकास होगा, वो सुनिश्चित हो पाएगा। इसी कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए कि बालक की स्थिति क्या है। तो समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह है, बालक के भी अधिकार हैं। यानी समाज के लोगों के अन्य जो अधिकार हैं, अन्य वर्गों के लोगों के अधिकार हैं, उसी तरह बालक के भी अपने अधिकार होते हैं। यह सही है कि वह आयु में छोटा है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसे अधिकार का पता ही नहीं होता कि अधिकार होता क्या है। तो बालक की उपेक्षा करने में समाज को ही नुकसान है। यानी बच्चे की उपेक्षा करेंगे तो आगे बच्चा ही बड़ा होकर के आदमी बनता है, और आदमी से परिवार और परिवार से समाज बनता है, इसलिए समाज को नुकसान है। भविष्य के सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। यानी बच्चे के भविष्य के लिए, सुखद अच्छे भविष्य के लिए बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसी कारण प्रगतिशील समाज बच्चों के विकास एवं उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक रहता है। बालकों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के संबंध में चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। यानी इस पाठ में अपन बालकों के महत्वपूर्ण कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहले देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार एवं नीतियों का निर्धारण किया है। बच्चों को उनके जन्म से ही उनकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, समानता के अधिकार, किसी भी धर्म, जाति और लिंग के भेदों के बिना स्वतः ही ये प्राप्त हो जाते हैं। बाल अधिकार क्या है? देखो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकारों में बालक और बालिकाओं के समस्त अधिकार शामिल होते हैं। एक कानून बना था 2005 में, जिसमें बालक और बालिकाओं के समस्त अधिकार शामिल हैं, जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन कब गठित हुआ था? तो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन स्वीकार किया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के कुछ अधिकार बनाए थे 20 नवंबर 1989 को, वही भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किए गए, जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 पर सहमति प्रदान की थी। भारत सरकार के द्वारा 11 दिसंबर 1992 ईस्वी को उन अधिकारों को स्वीकार किया था, यानी सहमति प्राप्त प्रदान की थी कि हाँ, वास्तव में ये सही अधिकार हैं, बच्चों के ये अधिकार हैं, वो मिलने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया, यानी 4 प्रकार के अधिकार दिए हैं। वो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो अधिकार है वो है जीने का अधिकार, कि बालक को जीने का अधिकार है, कि बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का, और भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है। यानी बच्चे का जीने का जो अधिकार है वो उसके जन्म से पूर्व ही उसे प्राप्त हो जाता है। जीने के बाद में वो अधिकार, दुनिया में आने का अधिकार है उसको, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं भी वो प्राप्त कर सकता है, उसको भोजन है, उसके आवास है, उसके वस्त्र है, वो सब पाने का उसको अधिकार है, और सम्मान के साथ इस समाज में जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है।
यह पहला अधिकार है। दूसरा है विकास का अधिकार। बच्चे को भावात्मक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। यानी बच्चे को भावनात्मक भी कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, मानसिक भी कोई टॉर्चर नहीं होनी चाहिए और शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। इन सभी का विकास का अधिकार है। भावात्मक विकास तब संभव होता है जब अभिभावक, संरक्षक, समाज और विद्यालय और सरकार सभी बच्चों के सही देखभाल करें। यहाँ भावात्मक विकास तब होगा जब बच्चे के माता पिता और उसके संरक्षक, पालने वाले समाज होगा, विद्यालय होगा और सरकार भी इसकी जिम्मेदार होगी। तो बच्चों की सही देखभाल करें और उनसे प्रेम दें, यानी प्यार करें बच्चों से। मानसिक विकास, उचित शिक्षा। मानसिक विकास शिक्षा से होगा। उचित शिक्षा सीखने द्वारा तथा शारीरिक विकास है वो मनोरंजन, खेल कूद तथा पोषण के द्वारा संभव हो सकता है। मानसिक विकास उसका शिक्षा से संबंधित होगा कि उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। शारीरिक विकास के लिए उसे खेल कूद और मनोरंजन के भरपूर साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे कि उसके शरीर का पोषण होगा। इस प्रकार से इनका शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास का अधिकार है बच्चे को। अब संरक्षण का अधिकार तीसरा। तो देखिए, बच्चे को घर तथा अन्यत्र अपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न के संरक्षण का अधिकार है। यानी बच्चे को घर तथा अन्यत्र कोई उसकी किसी प्रकार की कोई उपेक्षा नहीं करेगा, ना ही उसका कोई शोषण करेगा, ना ही उसे कोई हिंसा का शिकार कर सकता है। उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है, यानी इन सभी से वो संरक्षण प्राप्त कर सकता है। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण के पात्र होते हैं। प्राकृतिक प्रकृति की आपदा प्राकृतिक जो आपदा की स्थिति में बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए तो बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है, यानी वो सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनकी पहल होगी, सबसे पहले बच्चे होंगे वो। अब भागीदारी का अधिकार। देखिए, भागीदारी का अधिकार बच्चे ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने के अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी बालक के विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार की भागीदारी का अधिकार है बच्चे को। बच्चों की आयु व परिपक्वता के अनुसार उस भागीदारी में अनेक स्तर हो सकते हैं, यानी भागीदारी के अनेक प्रकार के स्तर हो सकते हैं। ये 4 प्रकार के अधिकार हैं। अब देखो, बाल अधिकार हनन क्या है, यानी बच्चों का हनन कैसे होता है, उनका शोषण कैसे किया जाता है इस समाज में। तो हम बाल अधिकारों के हनन को उसके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं। बाल अधिकार नीचे देखिए, उनका हनन कैसे होता है। कन्या भ्रूण हत्या, पहला शोषण तो यहीं पर हो जाता है उनका। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता है अपने में, अपरिपक्वता और मानसिकता एवं पुत्र मोह की जो इच्छा है वो समाज में बड़ी संख्या में बालिकाओं को जन्म से पूर्व ही गर्भ में ही मार दिया जाता है। सबसे पहले तो शोषण ये होता है बच्चों का कि कन्याओं का कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। यानी परिवार रूढ़िवादी होता है हमारा भारतीय समाज। अपरिपक्व मानसिकता होती है, पुत्र मोह की इच्छा होती है कि हमें बेटा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, तो उसको जन्म से पूर्व गर्भ में ही मरा दिया जाता है। सरकार के द्वारा इसकी रोकथाम हेतु पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी संचालित किया जा रहा है। परंतु ये कानून जरूर बना दिया, सब कुछ हो गया, परंतु आज भी अगर समाज में देखा जाए तो कन्याओं को भ्रूण हत्या बहुत से लोग करवा रहे हैं। पहला तो इनका यही हो गया, ये कन्या भ्रूण हत्या उसकी लिए मतलब कठोर कानून बनना चाहिए कि ये अगर कोई करवाएगा या जो डॉक्टर करेगा उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। फिर भी आज भी ये कुप्रथा है वो जारी है। दूसरा, बाल विवाह है। बाल विवाह मतलब समुचित शिक्षा एवं जन चेतना की कमी होने के कारण बड़ी संख्या में, विशेषतः ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बाल विवाह संपन्न होते हैं। आज भी बहुत से बाल विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर से होते हैं। ये है पुरानी सामाजिक कुरीति है, इसमें बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह से बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य, शोषण व शिक्षा पाने के अधिकारों के हनन के साथ साथ हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन भी होता है। कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शरीर और मस्तिष्क में दोनों को बहुत गहरी और आघात खतरे की संभावना रहती है। कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का हनन होता है और इसी ही वजह से बहुत से बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं, जिससे उसके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज़्यादा संभावना नहीं बचती है। बाल विवाह की
प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्रियान्वयन किया गया है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना था? 2006 को। तो एक बाल विवाह है वो भी एक मतलब एक तरह से इनका क्या होता है? शोषण है। और ये भी ध्यान में रखना, कन्या भ्रूण हत्या कानून कब बना था? ये 1994 में बना था। बाल विवाह अधिनियम कब बना था? 2006 में बना था। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना, अक्सर परीक्षा में यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। तीसरा है शोषण का बाल श्रम, यानी आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय दुकानों, कारखानों, घरों, ढाबों, चाय की दुकानों, ईंट के भट्ठों, खेतों आदि स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कामों में लगे हुए रहते हैं। यानी इस प्रकार के काम, छोटे छोटे जो काम होते हैं वो बच्चे आज भी करते हैं। उसे लगातार काम करने से उसका शोषण किया जाता है, यानी उससे खूब काम करवाया जाता है और बच्चे के अधिकारों का शोषण हो रहा है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने की सूचना मिलने पर किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की जाती है। ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा है, ये सन है वो अच्छे से याद रखना कि कौन से सन क्या है। जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बना था, इसी प्रकार किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 में बना था। ठीक है, इस प्रकार से ये याद रखिएगा। बाल यौन हिंसा, भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2000 भी लागू कर दिया गया है। यानी जो बालक होते हैं छोटी उम्र में यौन हिंसा के शिकार हो जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए भी अधिनियम 2012 बना है। बालकों की तस्करी भी होती है। देखो, बाल श्रम, यौन हिंसा तथा अन्य प्रयोजन के लिए पैसे दे करके या फिर बहला फुसला करके, डरा धमका करके, शक्तियों का दुरुपयोग करके या फिर अपहरण करके बालिक बालिकाओं की तस्करी की जाती है। ऐसे आपराधिक कार्यों की रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाए गए हैं। इस प्रकार से बालकों का क्या होता है? शोषण। तो इन बातों का अच्छे से ध्यान में रखना कि कन्या भ्रूण हत्या कानून कब बना? 1994 में बना था। ध्यान रखिएगा कब बना? 1994 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बना था। बाल श्रम अधिनियम ये 2000 में बना था। बाल श्रम अधिनियम 2000 में बना था। और बाल यौन हिंसा तो बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 में बना था। बाल तस्करी, इन सभी की रोकथाम के लिए मतलब दंडात्मक कानून बनाए गए हैं, यानी ऐसा कार्य करने वालों के लिए कठोर कठोर सजा का प्रावधान अपने संविधान में किया गया है। बाल दुर्व्यवहार क्या है? अब देखिए, बाल दुर्व्यवहार क्या है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार क्या होता है? बच्चों के साथ किसी तरह शारीरिक, लैंगिक या फिर भावात्मक दुर्व्यवहार, अत्याचार, हिंसा को बाल दुर्व्यवहार माना जाता है। यानी शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब ऐसे किसी भी कार्य से है जो बच्चे को पीड़ा दे और चोट पहुंचाए या फिर उन्हें तकलीफ दे, वो होता है शारीरिक बाल दुर्व्यवहार। बाल यौन दुर्व्यवहार वे सभी अपराध सम्मिलित हैं जो लैंगिक अपराधों से अपराधों का संरक्षण यानी पास्को अधिनियम में सम्मिलित किए गए हैं। भावात्मक दुर्व्यवहार कार्य या चूक सम्मिलित है जिसके कारण बच्चा किसी भी तरह से तनाव या भावात्मक या फिर मानसिक पीड़ा का शिकार बनता है। ऐसा ऐसा किसी भी पूर्वाग्रही व्यवहार जो बच्चे की जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म या फिर क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। बच्चों को सजा देना, उन्हें अनुशासित करने और उन्हें वैसे के अधिकार में लाने का एक परंपरागत तरीका है, किंतु शारीरिक और मानसिक बच्चे के खिलाफ किसी तरह की हिंसा गलत है। ये बातें दीर्घ अवधि में बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ये गतिविधियां बालकों के शारीरिक और व्यवहार पर नकारात्मक पैटर्न विकसित हैं कर देती हैं। इसमें प्रभाव स्वरूप बच्चों में अनिद्रा, निराशा की भावना के साथ साथ खुद को बेकार समझना, क्रोधित होकर चिल्लाना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, दोस्तों से अलग होना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, पढ़ाई में कमजोरी, झगड़ालू व्यवहार, नफरत, विद्यालय या फिर घर से भागना जैसी स्थितियां सामने आ जाती हैं। बच्चों की आत्म सुरक्षात्मकता की भावना खत्म हो जाती है। अब बच्चों के कर्तव्य क्या क्या हैं? देखो, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। तो बच्चों को अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाहरी लोगों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों को अपने से संबंधित आवश्यक जानकारियां अभिभावकों और शिक्षकों को देनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। कभी भी दूसरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या फिर शारीरिक चोट पहुंचाने का काम न करें, तनाव न दें।
धमकियां न दें और छोटे नामों से न पुकारें, अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल न करें, अपनी निजी वस्तुएं हमें देने के लिए दूसरे बच्चों को बाध्य नहीं करें। ये काम बच्चों को भी नहीं करना चाहिए और शिक्षकों और संरक्षकों अभिभावकों का ये दायित्व होता है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि उनका मानसिक विकास बढ़ सके। हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है देखो। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। बच्चों को चाहिए कि वे अपने आसपास के स्थितियों के प्रति सजग रहना चाहिए उनको, ताकि कोई परेशानी हो तो पहले ही पता लग जाए। इससे बच्चों को निम्नलिखित बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी जगह मत जाओ, यानी बच्चों को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आपको असुरक्षा महसूस होती है, यानी आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हो अपने आप को, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। जैसे ही कोई खतरा महसूस हो वहाँ से निकल जाओ, यानी ऐसे मन में लगे कि यहाँ पर इस जगह पे खतरा हो सकता है तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। किसी अजनबी के घर अकेले न जाएं। जब भी कहीं जाओ वहाँ के संपर्क का माध्यम क्या है, यानी जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ पर संपर्क का क्या माध्यम है, कि आप दूसरे लोगों से संपर्क कर सकते हो और उसके साथ जा रहे हो। ये जानकारियाँ अपने अभिभावक और संरक्षक को जरूर बताओ कि मैं फलां इंसान के साथ में जा रहा हूँ। अजनबियों से बात करते या कुछ लेते समय सतर्क रहो, यानी अजनबी इंसानों से बात करते या कुछ उससे वस्तु लेते समय सतर्क रहना चाहिए। कोई तुम्हें उपहार, खिलौने, पैसे, गाड़ी या लिफ्ट देने या फिर घुमाने का लालच दे तो इसके बारे में अपने अभिभावक या संरक्षक या फिर प्रशासक कर्मचारियों को जरूर बताओ। ये बात बतानी चाहिए कि फलां अजनबी आदमी मुझे ले जा रहा है। ज़्यादा लोगों के बीच में रहना अधिक सुरक्षित होता है, अतः समूह में खेलो और घूमो, यानी बच्चों का समूह में खेलना ही सबसे अच्छा रहता है। अचानक कोई धमकी या फिर चेतावनी मिलती है तो जोर से आवाज़ लगाओ और अपने साथियों को बुला लो। यदि किसी के व्यवहार के व्यवहार से आपको परेशानी महसूस हो रही है तो उसके बारे में अपने अभिभावकों या फिर विश्वसनीय लोगों को बताओ। यदि आप अकेले हैं और खतरा महसूस कर रहे हैं तो 1098 और 100 नंबर पर फ़ोन करो। ये बच्चों के लिए मतलब अधिकारों की संरक्षण के लिए पुलिस के नंबर होते हैं 1098 और 100। शून्य स्थानों के शौचालयों में अकेले न जाओ, यानी जहाँ पर सुनसान जंगल है वहाँ पर शौचालय के लिए भी अकेला नहीं जाना चाहिए। इंटरनेट या फिर अजनबी व्यक्तियों को अपना नाम, पता, उम्र, फोटो आदि उजागर नहीं करनी चाहिए। कोई आपके परिवार के बारे में आकर आपात स्थिति बताए तो स्कूल के द्वारा उसकी पुष्टि किए बिना स्कूल न छोड़ें। यानी कई बार ऐसा भी होता है बच्चों के साथ में, आजकल उठाई गिरोह चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के पास जाते हैं स्कूलों में और उनको बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे कोई बात हो गई है, तुम्हें अभी चलना होगा। तो पहले स्कूल प्रशासक को बताओ या फिर अपने घर से संपर्क करो। बाल संरक्षण हेतु तंत्र। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु बाल अधिकार विभाग कार्यरत है। बाल अधिकार विभाग का मुख्य उद्देश्य बालकों के अधिकारों और बच्चों के संरक्षण संबंधी योजनाएं बनाना, कार्यक्रम, नीतियां, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और इस कार्य में निम्नलिखित संस्थाएं आपका सहयोग प्रदान करती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं देखो। पहली है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यह आयोग बालक और बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामले में जांच और सुनवाई के साथ साथ बच्चों से जुड़े कानून योजनाएं क्रियान्वयन की निगरानी और समीक्षा का कार्य करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पास को 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी भी आयोग की होती है। यह होती है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दूसरा है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। यह समिति राज्य के विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों, कानून, नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई बनी हुई है। जिले पर जिला बाल संरक्षण इकाई है और प्रत्येक ब्लॉक पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति है। इसका गठन किया गया है। इनका उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दे को सामाजिक स्तर पर क्रियान्वयन एवं जागरूकता उत्पन्न करना। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 राज्य में कठिनाइयों से घिरे, पीड़ित, उपेक्षित और लावारिस तथा देखरेख के संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 20 जिलों में 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा है, जो 1098 टोल फ्री जो टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। वर्तमान में ये सेवा जयपुर है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा
झालावाड़, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर आदि जिलों में ये संचालित है। यानी पूछा जा सकता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो कितने जिलों में संचालित है, तो 20 जिलों में संचालित है। क्या ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना। और 24 घंटे ये निःशुल्क सेवा होती है। इसके नंबर पूछे जा सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने हैं, तो 1098। ये 20 जिलों में संचालित है। इन बातों का ध्यान रखना, यहाँ से अक्सर प्रश्न है वो उठा लिए जाते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है, तो बाल विवाह है। बाल हनन बाल विवाह से होता है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास के लिए कार्यरत है बाल अधिकार विभाग, वो कार्यरत है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कितने जिलों में संचालित है, एक बार जल्दी रिवीजन कीजिए। 20 जिलों में संचालित है। फिर ये इकाइयाँ आ गई, राज्य स्तर पर है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति, इसी प्रकार जिले पर जिला बाल संरक्षण समिति, ब्लॉक पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, ग्राम पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, इनका गठन किया गया है। ठीक है, फिर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये कब बना था, अधिनियम 2009, यानी बाल संरक्षण अधिनियम पास को 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी इस आयोग की होगी। फिर क्या क्या होते हैं, बाल संरक्षण हेतु तंत्र, योजनाएं क्रियान्वयन करना, नीतियाँ, अधिनियम, वो सारी बातें। ठीक, इसके बाद में हमारी सुरक्षा, यानी बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि बाल संरक्षण के दौरान बच्चों की खुद की क्या जिम्मेदारियाँ होती है, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर असुरक्षा मौजूद हो, कोई अजनबी चीज़ से कोई वस्तु ना ले, उसको फ़ोटो कार्ड, अपने टेलीफोन नंबर वगैरह न बताएं, अकेले में कहीं पर न जाएं, ये होता है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए, ये बाल बाल अधिकार हनन क्या है, कन्याभ्रूण है, बाल विवाह है, 5 ही शब्द हैं। कन्याभ्रूण है, बाल विवाह है, बाल श्रम है, बाल यौन हिंसा है और बाल तस्करी है। ये हैं बाल अधिकार हनन। बालकों का अधिकारों का हनन ऐसे होता है। और ये ऊपर वाले हैं, अपन बालकों का क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या अधिकार है, जीने का अधिकार है, विकास का अधिकार है, और संरक्षण का अधिकार है, और भागीदारी का अधिकार है। ये बालकों के प्रमुख अधिकार हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण का अच्छे से अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको समझ में आई होगी। आप अपने मित्रों तक इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।